वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है। ये नई लेक्चर सीरीज़ है, ये लॉ के ऊपर। क्लैट एस्पिरेंट जो भी हैं और लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है ये नई सीरीज़। लॉ ऑफ टॉट से हम शुरू करेंगे और पहला जो है आज का लेसन है वो है इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन लॉ ऑफ टॉट्स। लेट्स स्टार्ट। टॉर्ट इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच इज़ इक्वलेंट टू द वर्ड इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। तो टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग इक्वल है रॉन्ग वर्ड से जो इंग्लिश में है। और ये वर्ड डिराइव कहाँ से होता है अब हम ये देखेंगे। तो जो टॉट वर्ड है ये आया है वर्ड टॉटम से, जिसका मतलब है ट्विस्टेड या क्रुक्ड। और मेडिवल लैटिन वर्ड है ये। मेडिवल लैटिन मतलब जो वेस्टर्न यूरोप में उस समय जो यूज़ होती थी लैटिन लैंग्वेज, वो है मेडिवल लैटिन। और वो यूज़ होती थी, उसका वर्ड था टॉटम। वहाँ से फ्रेंच वर्ड टॉट उठा के आया है और उसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रुक्ड या टेढ़ा। हिंदी में अगर बोलें तो टेढ़ा। एन एक्ट विच इज़ ट्विस्टेड, विच इज़ नॉट राइट। इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच अमाउंट्स टू सिविल रॉन्ग। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी और सिविल रॉन्ग हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे इनका क्या मतलब है। लेट्स सी आगे क्या है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो एक इंडिविजुअल की लीगल ऑब्लिगेशन होती है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर होती है, जो उनको दूसरे पार्टी की तरफ निभानी होती है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो दूसरे पार्टी को हार्म या इंजरी कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। तो when an individual fails to fulfill his legal obligation or standard of care owed to another person, this breach resulted in harm or injury to the latter. एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो कि फुलफिल करनी पड़ती है, और वो लीगल ऑब्लिगेशन को आप ब्रीच नहीं कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने बिहेवियर में। उसको आप बाहर नहीं, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, ब्रीच नहीं कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर का। ये वो कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको हायर किया गया है एक ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। एक डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया है जिसमें बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर किया है। ठीक है, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सप्लोजिव्स को यूज़ करती है उस बिल्डिंग के डिमोलिशन के लिए या कोलैप्स के लिए। और उससे ये होता है कि आसपास में जितने भी नेबरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्स हैं, विजिटर्स हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं, उनको डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। जो एक्सप्लोजन होता है उसकी डेब्री हो गई, उसके रेमिनेंट्स हो गए, वो सब निकल के उनसे चोट लग जाती है एक्सप्लोजन की वजह से। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि ड्यूटी ऑफ केयर या एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो उनको लेके चलना चाहिए था कंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो लेकर नहीं चले, और जिस वजह से पास में जो लोग थे, नेबरिंग लोग थे, उन लोगों को डैमेज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड फेल्स टू प्रिपेयर रिपेयर अ ब्रोकन स्टेयरकेस। तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे एक कॉमन अपार्टमेंट है और उसमें लैंडलॉर्ड भी रहता है और टेनेंट भी रहता है। तो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो स्टेयरकेस है वो उसको रिपेयर करवाए, क्योंकि अगर स्टेयरकेस रिपेयर नहीं करवाते तो उससे अगर गिरने से किसी की भी चोट लग सकती है। ठीक है, तो इस केस में अगर लैंडलॉर्ड रिपेयर नहीं करवा रहा है ब्रोकन स्टेयरकेस, तो और टेनेंट गिर जाता है, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर या ड्यूटी ऑफ केयर थी लैंडलॉर्ड के पार्ट पर, और लैंडलॉर्ड ने उसको अदा नहीं किया। दैट्स इट। अब टॉर्ट एक एक्ट भी हो सकता है, एक ओमिशन भी हो सकता है। एक्ट मतलब एक कॉन्शियस एक्ट जो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, एक एक्ट इंटेंशनल एक्ट और नेग्लिजेंट एक्ट आप अपनी तरफ से कर रहे हैं जिसको किसी दूसरे पर्सन को हार्म हो रहा है, ये एक एक्ट हुआ। और ओमिशन मतलब एक एक्ट ना होने की वजह से किसी को हार्म होना। कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी, कोई चीज़ आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं करी, और उस वजह से किसी को हार्म हो रहा है, ये होता है ओमिशन। ये चीज़ उसी की बात करती है। एक्ट होता है इंटेंशनल या नेग्लिजेंट एक्शन। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के किया हुआ, नेग्लिजेंट का मतलब है लापरवाही के साथ कोई एक्ट करना।
लापरवाही के साथ करना या फिर इंटेंशन के साथ करना, जानबूझ के करना एक इंडिविजुअल द्वारा जो किसी अदर पर्सन को हार्म करता है, और ये डेलिबरेट एक्शन ब्रीच ऑफ ड्यूटी वायलेट करता है दूसरी पार्टी की। ये हो गया एक एक्ट का। टॉर्ट कैन बी एन एक्ट, ये एक्ट की डेफिनेशन होगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए के पास एक बहुत बड़ी लैंड है रूरल एरिया में, जो वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, फार्मिंग पर्पसेस के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करती है, और उसने क्लियरली अपनी प्रॉपर्टी पे मार्क कर रखा है कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास नहीं कर सकता है। ट्रेसपास मतलब विदाउट एनी परमिशन एंटरिंग समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, ये ट्रेसपास है। और बिना, और ये साइन लगाने के बावजूद भी भी एक दूसरा पर्सन है, अनदर पर्सन, वो एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है ए की लैंड पे बिना बिना उसकी परमिशन के। तो इस केस में बी का जो है इंटेंशनल और अनऑथराइज्ड एंट्री था ए की प्रॉपर्टी में, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास। ये आता है एक्ट की डेफिनेशन में कि बी ने एक इंटेंशनल और नेग्लिजेंट एक्ट किया, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। वहाँ पर साइंस भी लगे हुए थे कि नो ट्रेसपासिंग, उसके बावजूद भी बी ए की प्रॉपर्टी में गया बिना उसकी परमिशन के, इस वजह से वो एक ट्रेसपास होगा। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक लोकल बिजनेस पर्सन है और वो बेकरी चलाते हैं अपनी, और उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, इज्जत है मार्केट में, अपने कस्टमर्स के बीच में, अपनी कम्युनिटी में। फिर एक राइवल बेकर आते हैं बी, वो भी एक बेकरी खोलते हैं उन्हीं के एरिया में, बट वो उस कंपटीशन से उतना खुश नहीं होते। उनको लगता है कि कंपटीशन जो है वो उनका अपना, थ्रेटन फील करते हैं कि वो मेरा जो बेकरी का बिजनेस है वो हैम्पर हो जाएगा ए की वजह से। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ए की जो सक्सेस है उसको टार्निश करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो रेपुटेशन है उसको टार्निश करने की कोशिश करते हैं, बाय सेइंग दैट कि ये कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट ऐसा बोलना जिनसे उनकी मार्केट में रेपुटेशन कम हो। जैसे कि यहाँ अपन बेकरी का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, तो बेकरी के एग्जांपल में हो सकता है जैसे कि बी बोले कि ए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकता है बेकरी में, वो सही नहीं है, वो एक्सपायर्ड हैं, या उनके जो किचन है उनकी हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, वो जो फूड प्रोसेस या जो भी बनाते हैं, जिस भी तरह से बेक करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है सफिशेंटली। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा जिससे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बी ने दी है ए के बारे में, ताकि उनकी रेपुटेशन जो है मार्केट में गिर जाए। ये इसको बोलते हैं डेफेमेशन। तो हेयर बी हैज़ कमिटेड द टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन। और डेफेमेशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश की जा रही है या इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो फॉल्स होनी चाहिए नेचर में, और राइट माइंडेड जो पीपल हैं उनके दिमाग में रेपुटेशन कम होनी चाहिए उस पर्सन की जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। दैट्स इट। कमीशन ऑफ एक्ट बाय, कमीशन ऑफ टॉट बाय ओमिशन। तो ओमिशन मतलब अभी हमने देखा ही था कि कोई एक्ट नहीं करने की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज, कोई इंजरी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कमीशन ऑफ टॉट बाय ओमिशन। अब इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। वेयर एन इंडिविजुअल फेल्स टू टेक एक्शन व्हेन देयर इज लीगल ड्यूटी टू डू सो रिजल्टिंग इन हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन। यहाँ पे एक एक्ट करना ज़रूरी था, वरना ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है, और इंडिविजुअल ने फेल कर दिया एक्शन लेने की वजह से, और उसकी लीगल ड्यूटी थी वो एक्शन लेना, बट वो फेल कर गए, और उसकी वजह से जो सामने वाला व्यक्ति था उनको नुकसान हो गया, उनको डैमेज हो गया, उनको इंजरी हो गई। तो ये हो गया कमीशन ऑफ टॉर्ट बाय ओमिशन। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। अब ए एक पर्सन है जो कि रोड पर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं आराम से, और एक कम्युनिटी की क्लॉक है बड़ी, और वो उनके सर पर गिर जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में कोई एक्ट तो हो नहीं रहा है किसी के पार्ट पे, किसी ने वहाँ जाके छेड़छाड़ तो करी नहीं घड़ी के साथ,
कि वो आके और गिर गई। अब इस केस में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके पार्ट पर ओमिशन है, उन्हें मेंटेन या अपकीप रखना चाहिए था क्लॉक का, जिसकी वजह से वो गिरे नहीं। तो हियर द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज लाइबल फॉर डेथ ऑफ ए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द क्लॉक, क्योंकि उनके पार्ट पे ओमिशन हुआ है, एक्ट नहीं है लेकिन ओमिशन है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्लॉक का ध्यान रखा जाए और उसकी मेंटेनेंस या अपकीप रखी जाए पूरी ढंग से, ताकि किसी को भी चोट ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसकी वजह से वो लाइबल होंगे। तो ये एक ओमिशन था, ना कि एक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को देख रहा है जिनकी काफ़ी सीरियस कंडीशंस हैं और वो कुछ सिम्टम्स भी दे रहे हैं, और डॉक्टर ने मल्टीपल विजिट्स के बाद भी उन्हें डायग्नोस नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है, और उनको टेस्ट नहीं प्रिस्क्राइब किए जो देने चाहिए थे उनको, जो कि एक रीजनेबली एक डॉक्टर को देने चाहिए थे, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इसको एक एग्जांपल लेंगे, ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। तो यहाँ पे पेशेंट क्लियर सिम्टम्स बता रहा था, मल्टीपल विजिट्स भी थी डॉक्टर ने दी थी, और पेशेंट की जो कंडीशन थी वो उसके बाद और ख़राब हो गई थी, और फेलियर था डॉक्टर के पार्ट पर डायग्नोस नहीं कर पाना कि पेशेंट को सीरियस मेडिकल कंडीशन है, और वो सिम्टम्स रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर भी डॉक्टर ने ऐसा कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया, ना ही कोई टेस्ट लिखे, और ना ही ऐसा कोई उनको कोई बताया कि आप किसी डिजीज़ से प्रोन हो या कोई डिजीज़ हो रखी है आपको। तो ये ओमिशन था ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर एंड नॉट एन एक्ट। यहाँ पे वर्ड है टॉर्ट फीजर। तो ये एक टेक्निकल टर्म है। टॉर्ट फीजर उसको बोलते हैं, अ पर्सन हु कमिट्स टॉर्ट इज कॉल्ड अ टॉर्ट फीजर और अ रॉन्ग डूअर। टॉर्ट कमिट करने वाले पर्सन को हम टॉर्ट फीजर बोलते हैं, और अगर मल्टीपल लोग हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं जो मिलकर अगर टॉर्ट कर रहे हैं कमिट, तो उनको मल्टीपल टॉर्ट फीजर्स बोलेंगे या जॉइंट टॉर्ट फीजर्स बोलेंगे। An individual who commits a tort is called tortfeasor or a wrongdoer, and where there are multiple individuals involved, then they are called joint tortfeasors. That's it. अब नेचर देखते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर क्या है। नेचर लॉ ऑफ टॉर्ट का एक अनकोडिफाइड लॉ। अब इसका ये मतलब होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंडिया में कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी एक ऐसा स्टैच्यूट नहीं है जिसमें सारे टॉर्ट्स को कंपाइल करके मिलाया गया है और डिफाइन किया गया है या उसकी लाइबिलिटीज़ दी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके भी रीजंस हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टॉर्ट लॉ जो है इंडिया में जुडिशियल डिसीजन से ये डिसाइड हुआ है, और कॉमन लॉ इंग्लैंड से अपन ने इसको पिकअप किया है, वहाँ के जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं वहाँ से डिराइव किया है। और कोलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंग्लिश रूलर जो थे यहाँ पर, उनके टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये प्रिंसिपल्स डेवलप्ड हुए थे, और उसके बाद से ही अब डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई स्टैच्यूट नहीं है। जैसे कि क्राइम में हम देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, कंज्यूमर से रिलेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो ये सब स्टैच्यूट्स हैं। लेकिन ऐसा कोई एक्ट नहीं, ऐसा कोई स्टैच्यूट नहीं है जो सारे टॉर्ट्स को एक साथ लेकर आता हो और उनकी लाइबिलिटी डिस्कस करता हो। अब इनके रीजंस भी देखते हैं हम। स्पेसिफिसिटी ऑफ सिचुएशन, ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से टॉर्ट लॉ जो है उसको कोडिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतनी सारी सिचुएशंस को मैनेज करना, इतनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन कॉज टू इंडिविजुअल्स और their प्रॉपर्टी ड्यू टू समवन एल्सेस एक्शन, और ये ऐसा कह रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है लॉ मेकर्स के लिए
कि सारी सिचुएशंस को एनालाइज करे, सारी सिचुएशंस को पहले से प्रेडिक्ट करे और फिर उनको एक लॉ में डाले कि कंपाइल करे कि और एक स्टैच्यूट मेंटेन करें। इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं जो कि टॉर्ट हो ना हो, ये जुडिशियल डिस्क्रिशन पे, ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिसाइड करें कि टॉर्ट है भी कि नहीं है। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड रादर कि एक एक्शन जो है या एक एक्ट जो है उसको टॉर्ट बोला जाना भी चाहिए कि नहीं, वो चीज़ डिसाइड करना मुश्किल है। तो सारी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को जो लेजिस्लेशन है वो एक बार में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो कोडिफाइड नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है, सिचुएशन बेस्ड रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल सिचुएशन वी हैव टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट कैन बी टर्म्ड एज टॉर्ट और नॉट। यहाँ पे लिख रखा है मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल टू हैव अ सिंगल कॉम्प्रहेंसिव लॉ दैट कवर्स एवरी पॉसिबल सिनेरियो। वही सेम चीज़ इम्प्रैक्टिकल है। हर एक फैक्चुअल सिनेरियो जो भी हो सकता है उनको कवर करना एक पर्टिकुलर स्टैच्यूट में, कंपाइल करना एक पर्टिकुलर लॉ में, बुक में पॉसिबल नहीं है ये लेजिस्लेचर के लिए, लॉ मेकिंग बॉडी के लिए। अब एग्जाम्पल, अब जैसे कार एक्सीडेंट का अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो डिपेंड करती है। अब लाइबिलिटी डिपेंड कर सकती है रोड कंडीशंस पे भी, रोड किस तरह की थी, रोड स्लिपरी थी, उस वक्त वेदर किस तरह का हो रहा था, रेनी था क्या, बारिश हो रही थी उस वक्त, वेदर कैसा था, स्पीड, दोनों जो कार्स चल रही थी या बाइक चल रही थी उनकी स्पीड कितनी थी, और एक्शन, दोनों ड्राइवर्स के एक्शन क्या थे। लाइबिलिटी किस बेसिस पर डिसाइड करोगे, दोनों में से ज़्यादा गलती किसकी है, कम गलती किसकी है, तो ये डिसाइड करना भी मुश्किल है। इसलिए ऐसे इस तरह की सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस है या फैक्चुअल सिनेरियोज है, उनको एक स्टैच्यूट में कंपाइल करना मुश्किल होता है। अ ब्लैंकेट लॉ माइट नॉट एडिक्वेटली एड्रेस ऑल दीज वेरिएबल्स। ये सब वेरिएबल्स हैं और एक लॉ जो सभी चीज़ों को, सारी ही कंडीशंस को मद्देनज़र रखे, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे मेडिकल मैल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है जो कि डॉक्टर के ऊपर प्रेस्क्राइब्ड होता है अपनी पेशेंट की तरफ, और वो अपने मेडिकल प्रोफेशन में उनको फॉलो करना पड़ता है ये चीज़। और हर एक केस जो होता है वो यूनिक होता है अपनी मेडिकल सर्कमस्टांसिस में। फॉर एग्जांपल हार्ट का अगर कोई पेशेंट है तो उससे हार्ट से रिलेटेड सर्जरी अगर होती है तो उसको एक हार्ट सर्जन ही एनालाइज कर सकता है। अब उसको कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बता सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर कितना होना चाहिए। ये एक लॉयर के लिए या एक जज के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा स्टैंडर्ड ऑफ केयर डिसाइड करना। लेजिस्लेचर भी डिसाइड नहीं कर सकता कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर हर एक सिचुएशन में क्या हो सकता है मेडिकल केसेस में। ये एक एग्जाम्पल है उस चीज़ का। और इसमें अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है और अगर हमें लाइबिलिटी सेट करनी है कि डॉक्टर की लाइबिलिटी है, हॉस्पिटल की लाइबिलिटी है किसी ऑपरेशन में कि नहीं, तो उस केस में हमें एक एक्सपर्ट कमेटी बिठानी पड़ती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं अपने सब्जेक्ट में, और वो डिसाइड करते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो रिक्वायर्ड था वो डॉक्टर ने फुलफ़िल किया भी है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो फिर उस केस में उनकी लाइबिलिटी डिसाइड होगी और लाइबल किया जाएगा डॉक्टर को। प्रेमाइसिस लाइबिलिटी, अब इस केस में किसी का लैंड हो गया, किसी का घर हो गया, किसी का ऑफिस प्लेस हो गया, वहाँ वहाँ के रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी होती है उस पर ये डिस्कस किया हुआ है ये पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक होटल है और उसमें स्विमिंग पूल है। तो होटल होटल ने स्विमिंग पूल के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे हैं कि स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है, इस स्विमिंग पूल में डाइविंग अलाउड नहीं है इस तरह से, और वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग भी नहीं कर रखी है, कोई लाइटिंग भी नहीं कर रखी। और इस वजह से कोई पर्सन आता है, वो जंप करता है पूल में और वो ड्राउन हो जाता है और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर होटल वालों की लाइबिलिटी होती है, रिसोर्ट वालों की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने ये डिस्क्लेमर नहीं दिया, उन्होंने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी।
कि पूल की डेप्थ इतनी है, या इसमें डाइविंग अलाउड नहीं है, या उसको अच्छे से लाइटन अप नहीं किया उस एरिया को, कि वो विजिबल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी जा सकते थे, वहाँ पर अगर कोई पेट होता उनके साथ तो वो भी जा सकता था। ये प्रेमाइसिस लाइबिलिटी में आता है। प्रेमाइसिस लाइबिलिटी में और भी चीज़ आती है, जैसे एक मॉल में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो उधर भी हैज़र्ड के साइंस लगे हुए होते हैं, येलो साइंस। अगर वहाँ पे फ्लोर वेट होता है, वहाँ पर अगर क्लीनिंग चल रही होती है तो क्लीनिंग इज़ गोइंग ऑन, या इस तरह से मेंटेनेंस वर्क इज़ ऑन प्रोग्रेस, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई होती है ये सेफ्टी हैज़र्ड के लिए। तो ये प्रेमाइसिस लाइबिलिटी में ये चीज़ें आती है। डेफेमेशन। डेफेमेशन हमने पहले देखा था वो बेकर वाले केस में, कि किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट्स पब्लिश करना एक चीज़ हो गई, एक चीज़ हो गई पब्लिश करना, और एक चीज़ हो गई स्टेटमेंट्स को पास ऑन करना इन द माइंड ऑफ इन दी माइंड्स ऑफ राइट माइंडेड पर्सन। उनकी रेपुटेशन गिरनी चाहिए, तभी वो डेफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट होगा। और डेफेमेशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, केस टू केस डिपेंड करता है। अगर वो पर्सन एक पब्लिक फिगर है तो उस केस में उसको डिफेम करना बहुत आसान होगा। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ के भी आसानी से किसी को भी डिफेम कर सकते हैं। और एक पर्सन बड़ा नॉर्मल इंसान है, आम आम नागरिक है, उसको डिफेम करना है तो उसको डेफेमेशन करने का जो क्राइटेरिया होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो अलग होगा। तो डेफेमेशन पे थे हम। डेफेमेशन मतलब हार्म कॉज करना, किसी के रेपुटेशन पे कोई भी इम्प्यूटेशन लगाना, उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाना, उनके रेपुटेशन को राइट माइंडेड पीपल के दिमाग में नीचा गिराना। ये डेफेमेशन की एक डेफिनेशन होती है डेफेमेशन की। और ये डेफेमेशन भी होता है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक सेलिब्रिटी है तो उसके केस में डेफेमेशन का क्राइटेरिया अलग होगा, और अगर एक कॉमन मैन है तो उसके केस में डेफेमेशन अलग होगा। it is easier to defame a person who is a celebrity, and it is much more difficult to defame a person जिनकी रेपुटेशन उतनी, जिनको इतने लोग जानते नहीं हैं सोसाइटी में। उनको डिफेम करने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, लॉ के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्सेप्शंस। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें डिफ़िकल्ट होता है डिटरमाइन करना कि टॉर्ट है कि नहीं है। वो चीज़ें हमने पहले देख ली है पहले के 4 पॉइंट्स में, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको कोडिफाई कर रखा है, जो टॉर्ट हैं, बट वो कोडिफाइड लॉ भी हैं। इंडियन लेजिस्लेचर ने जिनको कोडिफाई किया हुआ है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया और मोटर व्हीकल्स एक्ट हो गया। अब इनके क्या रीजंस हो सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल्स एक्ट को कोडिफाई किया, बाकी को नहीं किया? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, इनमें थोड़े से सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट होता है, तो उनकी जान भी जा सकती है, सीरियस इंजरी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है। इस वजह से लेजिस्लेचर को लगा कि इसका एक स्टैच्यूट होना चाहिए, तो उन्होंने उसको एक स्टैच्यूट बनाया मोटर व्हीकल्स एक्ट में। एंड द सेम थिंग गोज़ विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल। इसमें भी अगर आप एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उस वजह से अगर आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, इवन इन केस ऑफ डेथ भी हो सकती है आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, तो ये केस काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। इस वजह से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनैक्ट किया गया बाय द लेजिस्लेचर। अब इंडिया एक नॉन लिटिजियस कंट्री क्यों है? नॉन लिटिजियस का मतलब है इंडिया में ज़्यादा केसेस फाइल क्यों नहीं होते हैं टॉर्ट से रिलेटेड। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि टॉर्ट लॉ जो है वो इंडिया में कोडिफाइड क्यों नहीं है। इंडिया एक नॉन लिटिजियस कंट्री वेरियस रीजंस की वजह से है। पहला, कल्चरल सोशल रीजंस। तो इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में जहाँ हम देखें तो कम्युनिटी को एक काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और जो डिस्प्यूट हैं
वो लोग अपने आप में ही सेटल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट्स एंड suing each other. So people often prefer to settle disputes informally within the community. Informally ज़्यादा वो सेटल करना डिस्प्यूट को पसंद करेंगे रेदर देन लीगल चैनल्स को फॉलो करना. लीगली वो नहीं जाना चाहेंगे, कोर्ट में नहीं जाना चाहेंगे, उनके लिए उतना हेडेक नहीं लेना, कौन जाए कोर्ट में, इस तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं कि और हम खुद ही सुलझा देंगे जो भी मामला है पंचायत बिठा के या जो भी है. तो इस वजह से ये हो गया कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स कि इंडिया एक नॉन लिटिजियस कंट्री क्यों है. इंडिया में कम केसेस क्यों फाइल होते हैं, स्पेशली लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस में. अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है. अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस इंडिया में काफ़ी कम है. लोगों को अपने राइट्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, और टॉर्ट के बारे में तो उससे भी कम जानकारी है. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एग्जिस्ट भी करता है नहीं, उतना पता भी नहीं है. मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ जैसे किसी के घर में ट्रेसपास करना है तो उसके लिए भी केस फाइल किया जा सकता है क्या. अब ये चीज़ भी बहुत कम लोगों को पता होगी कि इसके लिए केस फाइल किया जा सकता है. या आप किसी के घर में कचरा फेंक रहे हैं तो वो सामने वाला अपने पर केस फाइल कर सकता है इस चीज़ के लिए, और डैमेजेस डिमांड कर सकता है, पैसे डिमांड कर सकता है. तो ये चीज़ का एक अवेयरनेस नहीं है, एक एजुकेशन नहीं है. ये चीज़ पूरी इसमें डिस्कस करी गई है. तीसरा चीज़ कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी. एक और चीज़ पॉइंट ये भी है कि नॉन लिटिजियस कंट्री क्यों है इंडिया. मेनली एक कॉस्ट, लिटिगेशन करने के लिए कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है. लिटिगेशन, आपको एक केस फाइल करना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, लॉयर हायर करना पड़ता है, फाइलिंग के जो चार्जेस लगते हैं वो सब देने होते हैं. और इंडिया उतना इकोनॉमिकली उतना रिच कंट्री नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह के, जहाँ पर बात बात पे सू अगर कर भी रहे हैं तो आराम से अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लीगल फैसिलिटीज़ को. और एक्सेसिबिलिटी भी है एक बड़ा मेजर फैक्टर. फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हम बात कर ही चुके हैं, और स्पेशली लोअर इनकम बैकग्राउंड पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हायर इनकम बैकग्राउंड वालों के लिए ईजियर होता है रिसोर्सेज को भी एक्सेस करना, लोगों को भी एक्सेस करना, कोर्ट को भी एक्सेस करना. तो वो लोग केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर लोअर इनकम बैकग्राउंड पीपल, जो कि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को मान सकते हैं अपन इंडिया की. हाँ, और एक और चीज़ टाइम कंज्यूमिंग. इंडिया में वैसे भी इस तरह से एक मतलब मान्यता बनी हुई है कि कोर्ट्स है तो कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है. मान्यता नहीं है, सच है ये, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो उतना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं जुडिशियल सिस्टम को. तो इस वजह से भी वो सोचते हैं कि मामला क्यों ना खुद ही निपटा लें, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कोर्ट में, इसमें कौन जाए, फालतू में कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े. इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हम खुद ही इनफॉर्मली ही अपने मैटर्स को सुलझा दें और कोर्ट में ना जाएं. अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन टॉर्ट की कहीं पे दे रखी है तो वो एक जगह है, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशंस एक्ट 1963. यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है टॉर्ट की, और कहीं पे भी डेफिनेशन टॉर्ट लॉ की नहीं दे रखी है. टॉर्ट होता क्या है ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है. और इसमें भी सिर्फ ये दे रखा है कि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. इसमें भी पूरी तरह से एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है कि लॉ के टॉर्ट होता क्या है. टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है. तो एक तरह से इन्होंने डिफाइन तो नहीं किया है इसको टॉर्ट होता क्या है, बट एक छोटा सा इशारा किया है, एक एक सिग्नल दिया है कि इस डायरेक्शन में आप जा सकते हो अगर आपको, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट टॉर्ट इज़. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है टॉर्ट, इसके लिए अपन देखते हैं आगे की स्लाइड्स. वाई इज इन टॉर्ट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन पे सबसे पहले आते हैं कि टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं होता है. तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और वो अराइज होता है फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली
फिक्स्ड बाय लॉ। एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए लॉ के द्वारा, और ये ड्यूटी इम्पोज है इंडिविजुअल्स पे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अब मेरे पड़ोसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, और अगर वो एक लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है जिसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, या वो मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहा है, अब मैंने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि अगर आप मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करते हो या अगर आप लाउड म्यूजिक करते हो और मुझे डिस्टर्बेंस होता है तो आप मुझे इतना हर्जाना दोगे। वो ये सेम चीज़ की बात कर रहा है, क्योंकि टॉर्ट में जो लाइबिलिटी, टॉर्ट में जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है या एक ड्यूटी होती है हमारी, स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है, वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है। मैं किसी के भी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं कर सकता हूँ या कोई भी मेरे प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं कर सकता है। एक इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड नहीं करता है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज मोर इंडिविजुअल स्पेसिफिक, और टॉर्ट एक ज़्यादा वाइडर एम्बिट का एक सब्जेक्ट है। एक राइट इन रेम होता है टॉर्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। अब एक ड्राइवर है, वो रेड लाइट जंप कर देता है, स्टॉप नहीं करता है, जिसकी वजह से एक पेडेस्ट्रियन, एक सड़क पे जो पैदल चल रहा था व्यक्ति, उसको लग जाती है। तो यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि जो ड्राइवर था उसकी लीगल ड्यूटी थी कि ट्रैफिक रूल्स जो थे उनको फॉलो करना है और सेफली गाड़ी चलानी है और कोई एक्सीडेंट नहीं करना है। तो हेयर पेडेस्ट्रियन जो है वो केस फाइल कर सकता है, एक सिविल सूट फाइल कर सकता है नेग्लिजेंस में, कि मुझे कॉम्पनसेशन सीख करना है क्योंकि मुझे इंजरीज कॉज हुई है। तो यहाँ पे ड्राइवर की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पेडेस्ट्रियन की तरफ नहीं थी, सब लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, जो भी उनकी विसिनिटी में है ड्राइवर के, उनकी तरफ एक ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर थी ड्राइवर की। बट उसने उस ड्यूटी ऑफ केयर को नहीं निभाया, जिसकी वजह से उस पेडेस्ट्रियन को डैमेज हो गया, और अब वो पेडेस्ट्रियन वो डैमेजेस डैमेजेस सीख कर सकता है इन द नेचर ऑफ कॉम्पनसेशन। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे डेफेमेशन का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट्स किसी के लिए पब्लिश करता है, उसके लिए पब्लिकली फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है दूसरे पर्सन के लिए, जिससे उसकी रेपुटेशन हार्म होती है पब्लिक के बीच में। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने डिफेम किया है दूसरे पर्सन को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डिफेम ना करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट ना बोले जिससे कि दूसरे का रेपुटेशन को हार्म हो रहा है। ये इम्प्लीकेट करना चाह रहा है ये पहला जो पार्ट है इस डेफिनेशन का। और इसमें द हार्म्ड पर्सन कैन फाइल अ टॉर्ट क्लेम फॉर डेफेमेशन टू सीक डैमेजेस फॉर हार्म टू देयर रेपुटेशन। और इसमें जो जिसको हार्म हुआ है, जिसकी रेपुटेशन को हार्म हुआ है, वो कॉम्पनसेशन के लिए डिमांड कर सकता है कि मुझे, क्योंकि आपने डिफेम किया है पब्लिक के सामने और मेरी रेपुटेशन को गिराया है अपने पब्लिक के सामने, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ डैमेजेस ग्रांट करो। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो डिफेम कर रहा है उसकी लीगल ड्यूटी है किसी को भी डिफेम नहीं करना। ये एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ नहीं है, ये सबकी तरफ है कि किसी को भी वो डिफेम नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि इस एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर आपने डिफेम किया तो आपको इतना डैमेजेस देने पड़ेंगे। यहाँ पर जो ड्यूटी ऑफ केयर है वो सबकी तरफ है। मेरा राइट है कि मैं डिफेम ना हूँ किसी के भी द्वारा, या किसी सामने वाले का राइट है वो डिफेम ना हो मेरे द्वारा, सभी का राइट है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये देखते हैं, ब्रीफली देखेंगे, अभी टॉर्च चल रहा है इस वजह से। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक फेलियर होता है टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिसाइडेड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि कितने पर्सन्स में होगा, और सर्टन होते हैं उसकी कंडीशंस। वो हो सकता है 2 जनों में हो सकता है 4 जनों में हो सकता है एक पर्सन और एक कंपनी के बीच में हो।
एक कॉरपोरेशन के बीच में हो, एक एंटिटी के बीच में हो, लीगल एंटिटी के बीच में हो। लेकिन इसमें चीज़ें सर्टन हैं और इसमें कंडीशंस भी सर्टन है, कंडीशंस स्पेसिफाइड हैं कि आप ये कंडीशंस फॉलो नहीं करोगे तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन ये सेम चीज़ हमने टॉर्ट में नहीं देखी थी, टॉर्ट में ये सेम चीज़ नहीं थी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लोग पहले से डिसाइडेड हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, और अगर वो चीज़ें वो नहीं करते हैं, जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्हें ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो वो ब्रीच कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। The duties and obligation in contract are voluntarily agreed upon by parties involved. टॉर्ट में वॉलंटियर तो किया नहीं था किसी ने पहली बार उसके खिलाफ टॉर्ट करने के लिए कि कोई जानबूझकर म्यूज़िक बहुत तेज़ चला रहा है ताकि मुझे डिस्टर्ब कर सके। बट कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें अलग होती है। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ लीगल रिलेशनशिप और ये हमारी ड्यूटीज़ होंगी, ये हमारी ऑब्लिगेशंस होंगी, ये पहले से प्री डिटरमाइंड है एक कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज है जिनको 100 यूनिट्स एक प्रोडक्ट थी, बायर को सेल करनी थी एक सर्टन डेट पर। तो बिजनेस का एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि उनको जो दी हुई क्वांटिटी थी प्रोडक्ट की, वो उनको स्पेसिफाइड टाइम तक बायर को देनी थी, लेकिन वो ये नहीं दिए। द बिजनेस ब्रीचेस दिस ऑब्लिगेशन बाय नॉट डिलीवरिंग द गुड्स ऑन टाइम। So here the buyer can file a breach of contract claim to seek damages for loss incurred due to non-delivery or to enforce the delivery of goods। तो या तो गुड्स डिलीवर करो, एक तो ये चीज़ हो गई, एक ये आप मांग सकते हो कोर्ट से एज अ प्रेयर कि या तो जो मुझे गुड्स नहीं डिलीवर किए गए हैं वो मुझे डिलीवर किए जाएं, या ये हो सकता है कि जो मुझे नुकसान हुआ है नॉन डिलीवरी की वजह से उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डैमेजेस मिले। तो बिजनेस एंटरप्राइज जो था यहाँ पे उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी गुड्स को डिलीवर करना विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, जो उन्होंने नहीं किया, और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और जिसके लिए कॉम्पनसेशन डैमेजेस सीक कर सकता है जो बायर है वो। अनदर एग्जांपल, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को हाउस रेनोवेशन के लिए काम दिया हुआ था। तो होम ओनर जो था उसका एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि वो पे करे जो भी रिनोवेशन होता है उसका। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा ली, जो भी उनको कंस्ट्रक्शन करना था, रिनोवेशन करना था, कॉन्ट्रैक्टर ने वो कर दिया, लेकिन होम ओनर जो है उन्होंने वापस से उनको पे नहीं किया जो भी अमाउंट ड्यू था। तो यहाँ पे होम ओनर ब्रीचेस दिस ऑब्लिगेशन बाय नॉट मेकिंग द पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर कैन फाइल अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम टू सीक कॉम्पनसेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। तो ये बोल रहा है कि क्योंकि जो होम ओनर है उन्होंने पैसे नहीं दिए रिनोवेशन के लिए उनके घर के, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकता है और पेमेंट सीक कर सकता है कोर्ट द्वारा। और एक और डिफरेंस ये है कि जनरल ड्यूटी होती है इम्पोज बाय लॉ टॉर्ट के केस में। टॉर्ट के केस में एक जनरल ड्यूटी होती है इम्पोज बाय लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरल ड्यूटी क्या है? जनरल ड्यूटी मतलब यूनिवर्सली जो अप्लाई होती है, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज बाय सोसाइटी इन लॉ एंड दे आर अप्लाई एंड दे अप्लाई यूनिवर्सली। तो कुछ स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, ड्यूटी ऑफ केयर है, और कुछ ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ है जो मेरी हर एक सिटीज़न की तरफ है, हर एक नागरिक की तरफ है, जो मुझे एक स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटीज़ मुझे निभा के चलनी है। वो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, वो सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। एंड एवरीवन हैज़ द ड्यूटी टू एक्ट इन अ मैनर दैट डज नॉट हार्म अदर्स। और अगर जो भी इंडिविजुअल है वो ब्रीच करेगा इन ड्यूटीज़ को, वो लाइबल होगा टॉर्ट के अंदर, डिस्पाइट एनी स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद द इंजर्ड पार्टी। तो यहाँ पे किसी भी इंजर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप है कि नहीं, ये हम चीज़ नहीं देख रहे हैं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल रिलेशनशिप या एक लीगल रिलेशनशिप वो लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप से,
अपने आप से दूसरे पार्टनर से। बट जनरल ड्यूटी होती है टॉर्ट के केसेस में, एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है जो कि मेंटेन करना है एक पर्सन को टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पर्सन, और ये डिसाइडेड होता है सोसाइटी एंड लॉ द्वारा। और जो भी उसको ब्रीच करेगा, जो भी उसके उल्हेवना करेगा, उसको लाइबिलिटी झेलनी पड़ेगी लॉ के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक ड्यूटी होती है और अग्रीमेंट में चीज़ें लिखी हुई होती है, जो चीज़ें आप कर सकते हो या जो चीज़ें नहीं कर सकते हो, अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, अपनी ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होती हैं। बट ये सेम चीज़ टॉर्ट में नहीं थी। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर स्पेसिफिक टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड आर बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो पार्टीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ वो ही, उन्हीं के, उन्हीं ने अगर वायलेट करा है उनमें से कोई भी प्रिंसिपल या उनमें से कोई भी पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड था, तो उन्हीं को लाइबल ठहराया जा सकता है, किसी और को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच की बात है, कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टॉर्ट में नहीं था। टॉर्ट में स्टैंडर्ड ऑफ केयर और ड्यूटी जो थी वो टुवर्ड्स ऑल द पीपल थी। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकता हूँ जो पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ हो गई अगर कंपेयर किया जाए टॉर्ट से। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये उसी पॉइंट को थोड़ा सा और डिफाइन करके बोल रहा है। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि टॉर्शियस ड्यूटीज़ में हमारी ड्यूटी होती है कि हम किसी को भी हार्म ना करें जो भी हमारे पास में है या जो भी हमारे आसपास में है, जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है उसको। और ये सारे इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होता है सारे टाइम पे। और ये ड्यूटीज़ जो है ये डिपेंड नहीं करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी स्पेसिफिक पार्टी पे या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, ये हमेशा एप्लीकेबल होती है। दीज आर सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्डक्ट दैट एवरीवन मस्ट फॉलो। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट है ये प्री डिसाइडेड है पार्टीज द्वारा, लॉ द्वारा, जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिसको आप बैरिकेड बैरिकेड की तरह मान सकते हो, उसको आप उलांग नहीं सकते हो। और अगर ऐसा किया तो उसके लिए आप लाइबल होंगे। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है, प्राइवेट एग्रीमेंट्स। अब जहाँ पे टॉर्ट यूनिवर्सल था, उधर कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट एग्रीमेंट है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीज होती है, उनके बीच में होता है। राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं पार्टीज़ के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में सब चीज़ लिखी हुई है। अगर वो चीज़ फॉलो नहीं होती है तो जो भी ब्रीच कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस पॉइंट का, वो लाइबल होंगे उसके लिए। यही सेम चीज़ ये बोल रहा है। These duties are not imposed by society but are created through mutual consent. The rights and obligations are confined to the parties involved in the contract. तो rights और obligations जो है वो confined है पार्टी के ऊपर ही है। यहाँ पे right in rem नहीं है, right in persona में, ये एक पर्सनल राइट है। यहाँ पे आप केस उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स थी वो फुलफिल नहीं करी थी। ऐसा नहीं है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से थे, जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एक अग्रीमेंट किया है, और वो ब्रीच करते हैं, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट अभी बाकी ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।